हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी। बिल्ड ब्राइट के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सेशन स्टार्ट कर लिया है तो आपको इसको लास्ट तक देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक पेन और एक पेपर ले लेना है ताकि आप इसमें दिए गए सारे सेगमेंट अच्छे से कवर कर पाओ। जितने भी चैप्टर्स हमने इसके अंदर रखे हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स का जो एसेंस है वो आप अपने साथ रख पाओ। जिससे फायदा क्या होगा, तो ये सेशन के साथ आपको फायदा ये होने वाला है कि ऑब्वियस बात है कि आपको नॉलेज एंड स्किल वाइज तो बहुत सारी चीजें पता चलेगी। साथ में दोस्तों, नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन फील्ड में मीनिंगफुल करियर या मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हम हासिल कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। और ये सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है, नॉलेज और स्किल के साथ साथ कैसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, मीनिंगफुल करियर बना पाए या मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल कर पाए। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है और ये होना ही चाहिए। इसके लिए आपको सेशन को शुरुआत से लास्ट तक देखना है, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करना है और जो भी एक्शनेबल मेजर्स होंगे वो हमें रखने हैं। अगर आप सीरियस हो तो ही इस सेशन में आगे बढ़ो, अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप इस सेशन को आगे मत देखिए, लेकिन सीरियस हो तो आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए या करियर को हासिल करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छा स्किल सेट होना चाहिए एंड डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल सेट कौन से फील्ड में होना चाहिए? तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स डेफिनेटली लगने वाले हैं। इसमें फिजिक्स का भी फंडामेंटल लगने वाला है, मैकेनिक्स का भी फंडामेंटल, मटेरियल साइंस का। मैं छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि हम जब भी वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कॉलम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कहीं पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है दुनिया का, है ना, विच इज नथिंग बट अ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन से फील्ड से रिलेटेड है? फिजिक्स, ऑब्वियस बात है ना। मैकेनिक्स की बात करें तो आपको पता होगा कि हम लोड कैलकुलेशन करते हैं जब भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सस्टेनेबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियस बात है कि स्ट्रक्चर का पूरा लोड कैलकुलेशन, और लोड सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लाइव लोड या डेड लोड नहीं आने वाला, विंड लोड को भी अकाउंट करना होता है, अर्थक्वेक लोड को भी अकाउंट करना होता है, सिस्मिक लोड को भी अकाउंट करना होता है विच इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। एंड ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जहां पर हमें मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जहां पर हमें मैकेनिक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए। मटेरियल साइंस की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि जब भी हम मटेरियल से डील करेंगे, हर एक मटेरियल, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो या हमारे पास फिनिशिंग भी मटेरियल बहुत सारे, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसे सारे मटेरियल के केमिकल कंपोजिशंस, उनके रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम नॉलेज के अंदर ले सकते हैं वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। खास करके यहाँ पर हमारे सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर का कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही लोग साइंस के बाद आगे बढ़ते हैं ना। साइंस के बाद आगे बढ़ने का मतलब ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो उसका इंपॉर्टेंस है, तभी आप मीनिंगफुल और एक अच्छा करियर बना पाओगे। ये बात को नोट डाउन कर लीजिए। और जो लोग भी साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है उनको फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के फील्ड में आगे बढ़ना होगा, यानी इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो आईटीआई, डिप्लोमा वगैरह कुछ भी कर रहे हो, या डायरेक्टली भी वो इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि उनकी प्रोफिशिएंसी सिविल 3D के अंदर होनी चाहिए, उनकी प्रोफिशिएंसी 3ds मैक्स के अंदर होनी चाहिए, उनकी प्रोफिशिएंसी आपके पास स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर से, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की पूरी लिस्ट है जो हम डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, ताकि आप डिजाइन अच्छे से बता पाओ क्लाइंट को, और वो क्लाइंट आपके स्किल के बेस पर, आपकी नॉलेज भी इसमें लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आप स्किल्स कम बना पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा, है ना। वो पूरा इंटरफेस आपको पता होगा, क्या कमांड लगने वाले हैं, क्या शॉर्टकट कमांड है, क्या प्लगइन है, क्या रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ दोस्तों डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी के अंदर अकाउंट होगा। एक और मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, दैट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मेथड्स के बारे में। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नॉलेज एंड स्किल्स के अंदर। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। अगर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर ही अपना करियर बनाना है तो आपके पास उसके
एग्जीक्यूशन का तो जानकारी होना चाहिए, लेकिन उसके ओरिजिन का भी जानकारी होना चाहिए। स्टील रेनफोर्समेंट बनते कैसे हैं, कितने अलग अलग टाइप के स्टील रेनफोर्समेंट है, ब्रिक्स कैसे बनती है, ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फर्स्ट वो किसके पास जाते हैं, वहां से सप्लायर्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऐसे जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है उनके ऊपर भी आप एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल पर्पसफुल करियर बना सकते हो, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हो इस सिमिलर फील्ड में। ये तो मैंने ब्रिक का और स्टील का एक एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, आरएमसी के प्लांट है, इसी तरीके से बहुत सारे फिनिशिंग मटेरियल्स है। सिर्फ एक को भी आप सही ढंग से पकड़ लोगे ना, मीनिंगफुल करियर आपका हासिल हो जाएगा। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 अबाउट नॉलेज एंड स्किल। हमें ये पता चलता है इससे हमारे पास एसेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट एंड मीनिंगफुल करियर। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका एक तरीके से एडवांस वर्जन है। चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप अपनी स्किल्स में कितने भी माहिर बन गए, लेकिन उसकी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक कि मास पब्लिक के ऊपर उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीकेशंस ना हो, या फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड या यूजफुल नहीं होगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जब भी हम बात करेंगे हमारे नॉलेज और स्किल्स के यूटिलाइजेशन की, यूटिलाइजेशन इज द ग्रेट वर्ड, तभी हमारे पास होनी चाहिए प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल। क्योंकि अब आपका नॉलेज और आपकी स्किल सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप उसको बहुत आगे ले जा सकते हो। एंड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करवा पाते हो अपनी स्किल्स को, तो डेफिनेटली दोस्तों देयर इज अ जनरेशन ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। यही है दोस्तों, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल कब होगा, जब आप अपने नॉलेज एंड स्किल्स को आगे बढ़ा पाओगे। और जब आगे बढ़ाओगे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, उसके माध्यम से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके नॉलेज और आपके स्किल्स को और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उसका यूटिलाइजेशन और लोगों तक पहुंचाना होगा, विच इज अबाउट साइट मैनेजमेंट। चाहे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, साइट मैनेजमेंट क्या है भाई, आपके पास साइट का नॉलेज है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्वालिटी कैसे बेटर करनी है, रेगुलेशन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, उसको अब आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड का नॉलेज है, आपके जो क्वालिटी का नॉलेज है जो आपने लेकर रखा है, स्किल्स मास्टर करके रखिए और उसे लोगों तक तो पहुंचा रहा है। तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी, वो चल रही होगी, उसमें आपको अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स को इंप्लीमेंट करना है अपने साइट मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स के माध्यम से। क्योंकि अब आपकी सिर्फ और सिर्फ साइट नहीं है, वो साइट पर और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब वो साइट तैयार होगी तो बहुत सारे अलग अलग पर्सन उसको यूज करने वाले हैं। जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हो दोस्तों, तो बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ बनाकर आप ही थोड़ी रहने वाले हो, बड़ी सी इमारत है, बड़ी सी हाई राइज है, बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग वहां पर काम कर रहे होंगे। साइट मैनेज करने के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल भी करना है। क्वालिटी कंट्रोल आपको कैसे करना है, तो क्वालिटी आपकी ऑब्वियस बात है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो दैट इज कंस्ट्रक्शन, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी सही होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो एक आपका कॉलम बन रहा है तो सही से वो कॉलम बना है, जितना लोड वो झेल पाने की क्षमता रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी। क्या वो लोड कैरिंग कैपेसिटी के क्राइटेरिया के अंदर है वो कॉलम, क्या इस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्या जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने बनाया है, क्या वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में इतनी क्षमता है कि उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो। M20 ग्रेड का कंक्रीट है, M25 ग्रेड का कंक्रीट है, तो क्या उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो भी ग्रेड के उसके हिसाब से आ रही है। स्टील अगर आप बात करते हो तो अलग अलग स्टील की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो स्टील प्रॉपर ड्यूरेबल है, क्या वो स्टील प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल है, क्या उसका फायर रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, सब कुछ दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल की क्राइटेरिया के अंदर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं हमेशा से बोलता हूं, अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे लोग उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। It might be a financial problem, it might be a material problem, it might be a resource, जैसा कि लेबर्स वगैरह उनका प्रॉब्लम हो सकता है, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये भी स्किल और नॉलेज का हिस्सा है कि चलो हमारे पास अगर मटेरियल की डिमांड
रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं है। सप्लाई को कैसे मैनेज करना है? हमारे जो रिसोर्सेस है, चाहे वो रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ फंड्स हो, चाहे वो रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ लेबर्स हो, चाहे वो रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ इंजीनियर्स हो, चाहे वो रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हो, किस भी टर्म में हो, उसको मैनेज करना आना है। या अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है ना। बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ साइट के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, और इसीलिए आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हम चेकलिस्ट को अकाउंट करते हैं। वो चेकलिस्ट का पर्पज ही होता है कि भाई अगर हमने चेक कर लिया तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नहीं है देन इट इज वेरी गुड, वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट स्किल। प्लानिंग दोस्तों, जितने भी हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स है, आर्किटेक्चर्स है, या हमारे प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, उन सभी को पता होगा कि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट स्टार्ट एनी स्ट्रक्चर्स या एनी प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को प्लानिंग के हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ा सकते। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला जो मेरा सेशन है, उसके पहले ही सेशन में मैं 4 चीजें सिखाता हूं, दैट इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग हो जाता है ना। कुछ चीजें हमारी कंस्ट्रक्शन से पहले होती है, जैसा कि ड्राइंग का बन जाना, उसका प्लान हो जाना। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन को ही असाइन नहीं करना, बल्कि हमारे फंड्स को, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे मटेरियल्स को, हमारे ओवरऑल प्रोसेस को असाइन करना, अलाइन करना। यही है दोस्तों प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में बहुत प्यारे तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से आपने सीखा होगा। प्राइमवेयर P6 सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट या प्लानिंग कर सकते हो। प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स में एग्जीक्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, प्लानिंग के साथ साथ दोस्तों प्लानिंग तो पेपर पे हो गया। प्लानिंग तो हमारा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर से माध्यम से बहुत अच्छी डिजाइन बन गई, इंटीरियर बन गया, एक्सटीरियर बन गया, बहुत सारे हमारे प्लान्स बन गए, 2D प्लान, 3D प्लान। बट अब जब हमें रियल एग्जीक्यूट करना है, तब हमें कोऑर्डिनेशन करना है, डेली टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, प्रोसेसेस के साथ। दिस इज अबाउट एग्जीक्यूशन विच इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल्स, क्योंकि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स अब सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना है, उसे एग्जीक्यूट करके सही तरीके से हमें आगे बढ़ना है, विच लीड्स टू मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, विच लीड्स टू मीनिंगफुल करियर। एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों मॉनिटरिंग। ये सब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हिस्से आ रहे हैं दोस्तों। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग। कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सही स्किल है, कितनी भी नॉलेज सही है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास जो नॉलेज है, आप जो काम करवाना चाहते हो या जो काम करना चाहते हो, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन को ही कम्युनिकेशन मानते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन हमेशा 2 तरफा होता है। आपको अपनी बातों को रखना भी है और दूसरों की बातों को सुनना भी है, फीडबैक्स को भी लेना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो कम्युनिकेशन आपका लेबर्स के साथ होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होगा, इंजीनियर्स के साथ होगा, डिजाइनर्स के साथ होगा, बिल्डर्स के साथ होगा, एंड कम्युनिकेशन आपका क्लाइंट्स के साथ भी हो सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको सुनना है, उनको एब्जॉर्ब करना है, उसे समझना है, इंटरप्रेट करना है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। एंड दोस्तों बहुत बार आपका नॉलेज है, आपका स्किल से आपको किसी को काम असाइन करना है, टास्क को आगे बढ़ाना है, तो आपको उनको अच्छे से गाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स हो, इंटर्न्स हो, सबको अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि कैसे इस टास्क को किया जाता है। सो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोलैबोरेशन। आपकी स्किल आपकी नहीं है, आपका नॉलेज आपका नहीं है। मैं शुरुआत से बोलकर आ रहा हूं, प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है कोलैबोरेशन। सबके साथ मिलकर काम करना होगा, टीम वर्क करना होगा, तो ही बड़ा स्ट्रक्चर है ना। हमारे कंस्ट्रक्शन की भाषा में बोले बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा स्ट्रक्चर। तभी क्या बुर्ज खलीफा सिर्फ एक ही पर्सन ने बनाई है? नहीं, पूरा का पूरा टीम वर्क हुआ है, पूरा का पूरा कोलैबोरेशन हुआ है, तब जाकर दोस्तों कोई चीज एग्जिस्ट में आती है, तब जाकर कोई अच्छी चीज बनती है, तब जाकर मीनिंगफुल करियर एंड मीनिंगफुल आपका एम्प्लॉयमेंट हासिल हो सकता है। सो कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स व्हिच लीड्स अस टू चैप्टर नंबर 3। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है कि आप किसी भी फील्ड से हो, सभी के अंदर डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, सभी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है।
अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अर्ली 2000 तक ऐसा था कि पिछले 50 सालों से जो काम हो रहा है 2005 तक भी वही काम हो रहा था। इसी तरीके से हम चल रहे थे ना, पिछले 50 साल से जो काम कर रहे हैं बस उसी को रिपीट करना। लेकिन आजकल के दौर में जबकि डिजिटलाइजेशन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वहां पर हर एक साल में, पहले तो क्या होता था 50 सालों से एक ही काम चल रहा है, हर एक साल में चीजें बदल रही है। एंड आगे इसी के अंदर एक पॉइंट भी आएगा, दैट इज अबाउट एडेप्टेबिलिटी। हमें एडेप्टेबल रहना है कि कोई भी चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में तो हमें उसे कंसिडर करना है। कोई भी चेंज आ रहा है डिजिटल एरा के अंदर, हमें उसे अडॉप्ट करना है। क्यों? क्योंकि वही हमें प्रोग्रेस से ले जाएगा। देखो यार, आप एक सेंटेंस पे बार बार फोकस करूं, मैं क्या बोल रहा हूं? मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल करियर, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करना, आपको लाइफ टाइम या लाइफ लॉन्ग काम करना है इसी इंडस्ट्री में, और साथ में आपका मीनिंगफुल ग्रोथ भी होता रहे, आपकी जो स्किल्स है वो भी यूटिलाइज हो पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर तरीके से वाकिफ होना ही पड़ेगा। डिजिटल टूल्स जो जितने भी है, BIM, अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को BIM का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। दोस्तों इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है, कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो सारे नहीं लेकिन सारों का अंदाजा होना चाहिए कि क्या से क्या वो जनरेट कर सकते हैं। जितने भी डिजिटल टूल्स या प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि आप एक काम करने को या एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लगभग 1 साल लगा दो या महीने लगा दो, और वही काम सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो सकता हो, टूल्स का इस्तेमाल करके, प्लगइन्स का इस्तेमाल करके या बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसका नॉलेज होना चाहिए। और जब आप बहुत सारा स्किलफुल वर्क कर रहे हो, बहुत सारा आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, डेटा आपके पास है, तो उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। डेटा को मैनेज करना तो सेकेंडरी बात में बोलता हूँ, लेकिन इंटरप्रेट करना भी नहीं आता हमारे इंजीनियर्स को, हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स को, हमारे आर्किटेक्ट्स को। डेटा आपको समझ में आना चाहिए, इंटरप्रेट इसका मतलब क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर उन डेटा को मैनेज कैसे करना है। बहुत सारे लोग, हम और आप में ऐसे होते हैं कि कुछ भी ऐसा लगता है कि ये यूजफुल है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सालों साल वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में रहता है, विच इज नॉट एज यूजफुल। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जो भी आपके पास यूजफुल रिसोर्सेज आ रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से अलोकेशन होना चाहिए, विच कम्स अंडर डेटा मैनेजमेंट। ये आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हो, और ये आप अपने जहां कहीं पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें वहां पर भी कर सकते हो। क्योंकि एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, डेटा नेवर लाइज। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास पास डेटा होगा उसके हिसाब से ही आप थोड़ा फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि पिछली बार अगर हमारे पास ये डेटा सेट था और इस वर्किंग ईयर में या इस वर्किंग मंथ में भी सेम डेटा सेट आ रहा है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। डेटा मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट की। जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर आज के दौर में किसी भी फील्ड में काम नहीं कर रहा है तो ऐसा समझो कि वो 100 साल नहीं 1000 साल पीछे चल रहा है। द रीजन इज सिंपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे काम को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ चैट GPT को ही जानते हैं कि चलो कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल दिया और उसके अंदर से हमें पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया या कोई चीजें जनरेट करवा ली। Artificial intelligence is not only about texting, it's also about videos, it's also about predictions, it's also about data management, it's about everything. Artificial intelligence हर एक चीज में, इनफैक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स अगर नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमांड्स को, उसको समझने को, उसके इम्प्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे, योर जॉब विल बी डाइवर्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका इस्तेमाल आना ही चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई किसी की जॉब नहीं लेगा जब तक कि वो पर्सन जो किसी के साथ असाइन हो, किसी काम के साथ असाइन हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केस को जानता हो। अगर वो जानता है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पता होना ही चाहिए। हमारा एक कोर्स है कंस्ट्रक्शन स्मार्ट कोर्स, उसमें भी हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के अलग अलग यूज केस को कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो होने वाले हैं उसको समझाया है।
अगर बात करें दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग की, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ और सिर्फ आज आप एक डेस्क पर या एक साइट पर सीमित रह जाओ ये काफी नहीं है। डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। जितने भी पॉइंट बता रहा हूं सभी के अंदर आपको आगे बढ़ना होगा। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपकी साइट इंडिया में चल रही है, द सिमिलर साइट कैन बी ऑपरेटेड वर्ल्ड वाइड एनीवेयर एनी टाइम विद द सेम डेटा सेट। एंड जब ये डेटा सेट की शेयरिंग की बात आएंगी, इट्स ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर आपके पास क्लाउड स्टोरेज का जानकारी होना चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूं डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप पीछे भाग रहे हैं, शुरुआत में डर लगता है क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, समझ में नहीं आता लोगों को कंप्यूटर का इस्तेमाल, समझ में नहीं आता लोगों को टैबलेट्स का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर चीजों का इस्तेमाल। तो शुरुआत में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक बार आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी तब आप मीनिंगफुल करियर की तरफ आगे बढ़ोगे। अदरवाइज यू विल बी रीडायरेक्टेड, राइट। अगर आपको मीनिंगफुल करियर में आगे बढ़ना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का आपके पास इस्तेमाल कैसे होता है वो पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो ना आए, इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडेप्टेबल बनना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी अगर चेंज आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, हम करने के काबिल है। डिजिटल चीजों के साथ अपने आप को मोर असाइन करिए। फिजिकल चीजें तो हमें करनी ही है जो रिक्वायर्ड है, लेकिन डिजिटल चीजों के साथ भी आपको अपने आप को असाइन होना पड़ेगा। जहां कहीं पर भी आपको इस टाइप से वर्कशॉप वगैरह दिख रहे हैं या जहां कहीं पर भी आपको मीनिंगफुल लर्निंग दिख रही है, वहां पर आपको आगे बढ़ना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लर्नर्स जुड़े हुए हैं जो मुझसे भी 25 साल 30 साल बड़े हैं, जनरल मैनेजर हैं, लेकिन दे आर विद अस फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको पता होगा इनका एक बहुत अच्छा सा हमने पूरा सेशंस भी बनाया है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे जनरल मैनेजर्स हमारे साथ जुड़कर कंटिन्यूअस लर्निंग, उनको क्या नहीं आता, उनको सब कुछ आता है। वो तभी वो जनरल मैनेजर की पोजीशंस पर है, लेकिन उनको ये पता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं डिजिटलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और न्यू लर्निंग से, न्यू एज लर्निंग से। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए वो जितने भी वर्कशॉप हो रहे हैं, जितनी भी लर्निंग हो रही है, जितना भी कोर्सेज का कनेक्शन है, जितना भी लाइव वेबिनार्स का कनेक्शन है, जितना भी वर्कशॉप का कनेक्शन है, सभी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं एक बार वर्ड को बोल रहा हूँ, क्या मीनिंगफुल पर्पसफुल एम्प्लॉयमेंट एंड करियर वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहो। अगर आप रुक गए, आपका ग्रोथ भी डेफिनेटली रुक जाए। सो कंटिन्यूस लर्निंग इज लास्ट and the most important thing about this chapter. Now we will move forward the most important chapter, chapter number 4. This chapter is more about facing the reality. दोस्तों आपने अभी जितनी भी चीजें देखी, जितनी भी चीजें समझी है, उससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा there is a lot more scope of improvement. बहुत सारी चीजें हमें इम्प्रूव करनी है इन ऑर्डर टू गेट बेटर ग्रोथ, इन ऑर्डर टू गेट हमारे पास जो भी एम्प्लॉयमेंट है, करियर है, उसमें एक्चुअल तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो हमें अभी इस सेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर रियलिटी को फेस करना है एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, कि मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि 10 इंडियन स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन ही है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे पता होने चाहिए, कम से कम की बात करो, कम से कम 10 इंडियन स्टैंडर्ड के क्लॉज पता है आपको? बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, उनको इंडियन स्टैंडर्ड के क्लॉजेस नहीं पता है और उसके अंदर वही बातें लिखी हुई है जो इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन में एप्लीकेबल है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। एक तरीके से आपके पास कंस्ट्रक्शन गाइड है सरकार की तरफ से, इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है उसको। और इंडियन स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे एक सेशन में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था हाउ दिस इंडियन स्टैंडर्ड वे, ये कैसे बना है। उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड सबका इस्तेमाल किया गया है। इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। बाकी फंडामेंटल्स सेम ही रहने वाले हैं। जो M25 ग्रेड का कंक्रीट है वो 25
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंडिया में बता रहा है तो वो अमेरिका में भी उतनी ही बताएगा, ब्रिटिश में भी उतनी ही बताएगा, अलग अलग कंडीशंस में वही। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो सिमिलर होती है और कुछ चीजें जो एनवायरमेंटल कंडीशन या जियोग्राफी के हिसाब से अलग होती है वो अडेप्ट नहीं करनी। बाकी इंडियन स्टैंडर्ड बहुत यूजफुल चीज है, किसी ने नहीं देखा हो तो उसकी शक्ल, उसका फेस मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ। तो क्या आपको 10 इंडियन स्टैंडर्ड के क्लॉज पता है? सिर्फ और सिर्फ IS 456 नहीं, IS 800, SP 1600 ऐसी बहुत सारी चीज हमारी पूरी की दोस्तों IS कोड की लाइब्रेरी है। सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में एक्सेस करना ही काफी नहीं है, उसके क्लॉजेस को समझना है, उसके क्लॉजेस को समझाना है, अपने जो भी काम करने वाले साथ में कलीग्स, जैसा कि मैंने बोला था, कोलैबोरेशन के साथ काम करना है। और उससे सबसे पहले तो आप दूसरों को कब समझा पाओगे? जब खुद समझोगे कि उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है। आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जहां मैं इंडियन स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे वो भी सिखा रहा हूँ। वो 26.5.2.1 उसमें 5 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है ना। इसमें इंपॉर्टेंट रेनफोर्समेंट के बारे में दिया गया, तो बीम के रेनफोर्समेंट के क्राइटेरिया, फिर साइड रेनफोर्समेंट के क्राइटेरिया, फिर स्लैब के अंदर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, मेंस बार्स, टेंशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, बहुत सारी डिटेलिंग आपको सबको इंडियन स्टैंडर्ड में। सेल्फ रियलाइजेशन में आपको ये करना है कि आपको अपने ही नोट एंड कॉपी आपके पास होगी, उसमें यस या नो लिखना है, ठीक है। तो आपको अगर 10 इंडियन स्टैंडर्ड पता है, बहुत अच्छी बात है, आप सही रास्ते पर हो, सही ट्रैक पर हो, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटिन्यूअस जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, कंटिन्यूअस करियर ग्रोथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं पता तो ईमानदारी से आपको नो लिख देना है, ठीक है। फिर इसका क्या रिजल्ट होगा, उस पर हम क्या मैटर कर सकते हैं, वो मैं आखिरी चैप्टर के अंदर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू एबल टू मैनेज अ कंस्ट्रक्शन साइट? क्या कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको पता होगा प्रैक्टिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स में हमें पूरी साइट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके लोगों के साथ काम करना। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट में ही भाई, अगर कहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहे हो तो आपने बहुत अच्छे नॉलेज और स्किल्स के साथ कंप्यूटर में तो सब बना लिया, लेकिन क्या आप उसको फील्ड पर एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कंस्ट्रक्शन साइट फॉर सिविल इंजीनियर्स, फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फॉर दोस्त हु आर एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अदरवाइज आर्किटेक्चरल साइट, क्या आपने प्रॉपर तरीके से साइट पर अपने आर्किटेक्चर मार्वल्स को एग्जीक्यूट किया है, जो भी आपका जादू, जो आपने बता दिया कि यार मैंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया, बट रियलिटी में क्या आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स के जरिए उसको साइट पर एग्जीक्यूट किया है? इंटीरियर डिजाइनर भी अपनी इंटीरियर साइट का सोच ले, अगर किया है तो यस आप बहुत सही ट्रैक पर हो, नहीं किया तो नो लिख देना ईमानदारी से, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल्स? ये दोस्तों एक नाइट व्यू है और ये है दोस्तों एक्सटीरियर। क्या ये इतना बढ़िया या इससे भी और बढ़िया है? तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक्सटीरियर बना सकते हैं वो नाइट व्यू, डे व्यू, जो भी अलग अलग व्यू है, साइड व्यू, इसी तरीके से क्रॉस सेक्शंस, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो इंटीरियर के अंदर भी। क्या आप ये प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर स्किल्स को जानते हो? क्योंकि मैंने बोला कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी फॉल्स होप नहीं देने वाला। अगर आपको जेन्युइन वे में करियर में या एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्किल्स, नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स, डिजिटलाइजेशन, सब कुछ इसी के अंदर। ये क्वेश्चन का जो तात्पर्य है, ये जो क्वेश्चंस पूछने का मेरा मकसद यही है कि आप अपने आप को रियलाइज करो। फिर आप अपने आप से ये कभी सवाल नहीं करोगे कि मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स है लेकिन मेरे पास काम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू हैव प्रैक्टिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को जानते हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप आगे ना बढ़ो। और वही ये सेशन का मकसद है, आपको अपना फेस दिखाना एक अपने मिरर के अंदर, कि आपको ईमानदारी से आप अपने आप को नो या यस लिख सकते हो। और इसमें कंप्लेंट ओके यार, देखो ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको रियलाइज होगा कि नहीं आता है तो मुझे करना है, इसमें आगे बढ़ना है। सेकंड, आपको कुछ इस तरीके से, ये आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो। क्या ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर का ये फाउंडेशंस के रिलेटेड है, एनफोर्समेंट के अरेंजमेंट के रिलेटेड है, इसके अलग अलग सेक्शन एंड व्यूज के रिलेटेड है, ये प्लम्बिंग और पाइपलाइंस के रिलेटेड है, या आप ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी इसको देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपको प्रॉपर तरीके से आती है नहीं आती, जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सिंपल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप कर पा सकते हो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल और इस तरीके से जनरेट कर पा सकते हो? ये जो भी हमारे अलग अलग वेरियस टाइप के कोर्सेज है, उसी का ही हमने यहाँ पर इतने प्रण दिया कि आपके पास ये स्किल है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते पर हो। और अगर नहीं है तो फिर नो लिख दीजिए। उसका क्या करना है मैं थोड़ी देर के बाद आपको आगे बताऊंगा। डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलेशन यूज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड? दोस्तों कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमें रेनफोर्समेंट के कैलकुलेशंस को सीखना होगा। कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमें
खास करके यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमें एनवायरमेंटल शेड्यूल का नॉलेज होना चाहिए और सिर्फ बेसिक वाले नहीं, एडवांस वर्जन भी आने चाहिए, क्वांटिटी कैलकुलेशंस आने चाहिए। इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चरल नॉलेज भी होना चाहिए, विच लीड्स अस टू क्वेश्चन नंबर 5 दैट क्या नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना लेंगे ना ईमानदारी से, ठीक है। तो तभी आप सही अपना आईना अपने सामने रखोगे तो सही रास्ता मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप यार कभी भी ग्रोथ की या आगे बढ़ने की बात करो तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ऑनेस्ट होना, और ऑनेस्ट होकर अपनी कमियों को रियलाइज करना, अपनी कमियों को फेस करना, और अपनी कमियां हैं तो फिर इंप्रूवमेंट का रास्ता मिलेगा। आप अपनी कमियों को रियलाइज ही नहीं करोगे तो भाई इंप्रूवमेंट का रास्ता जिंदगी भर नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आपको यही लगता रहेगा कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बट हकीकत में आप बढ़िया नहीं हो। तो अगर बढ़िया नहीं हो तो कुछ नहीं करना, बस नो लिख दीजिए कि नहीं पता। क्या आपके पास स्ट्रक्चरल कंसेप्ट्स का नॉलेज है? जैसा कि आप देख सकते हो फाउंडेशंस का, इसी तरीके से कॉलम्स का, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का, लोड कैलकुलेशन का, इसी तरीके से ये छोटे छोटे मैंने एग्जांपल लगे यानी है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस का नॉलेज है, आगे बढ़ना है। वी मोस्ट हैव ऑल दिस नहीं है तो ये जो बेसिक 5 सवाल पूछ सकता था, लेकिन ये 5 सवाल में से अगर 3 में भी ना है तो हमें चैप्टर नंबर 5 दैट इज एक्शन की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आपने ये चारों चैप्टर्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि आपके अंदर कमी क्या है, आप किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग दिस एक्शन, वो मैं इस चैप्टर 5 के अंदर समझाने वाला हूँ। दोस्तों हम आपको ऑफर कर रहे हैं 0 to हीरो कोर्सेज। जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइनर्स हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो 10वीं पास भी नहीं किए। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए बट वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाउ अब उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अनकन्वेंशनल तरीके से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, अब उनको एक सही मार्गदर्शन चाहिए, सही रास्ता चाहिए। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है 0 to हीरो। आप कंप्लीटली फ्रेशर्स हो, आपको बेसिक से लेकर बहुत सारी चीजों पे आगे बढ़ना है, करियर ग्रोथ में आगे बढ़ना है, तो हम आपके लिए ये चीजें लेकर आए 0 to हीरो कोर्सेज के माध्यम से। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो आपको इसमें मिलेगी 1-to-1 सेशन, क्योंकि मुझे पता है हर एक पर्सन की जर्नी अलग होती है ना, हर एक पर्सन का नॉलेज, हर एक पर्सन की स्किल्स अलग अलग होगी। तो हम इस सेशन के अंदर आपके साथ पहले बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि आपका लेवल क्या है, उसमें आपको प्रोग्रेस किस तरीके से करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस 0 to हीरो, क्योंकि आपका 0 तो डिसाइड करना होगा ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ सेशंस के अंदर कि हर एक पर्सन को आगे बढ़ने के लिए हर एक पर्सन का 0 अलग अलग होता है, यानी हर एक पर्सन का लेवल अलग होता है। अगर एक पर्सन ने अपने 0 को, अपने सीमा को देख लिया कि यार ये मेरा करंट लेवल है, नाउ आई वांट टू अचीव दिस, तो उसको फिर वो जर्नी डिसाइड करनी होगी। तो ये सेशन के अंदर हम यही डिसाइड करेंगे कि आपका 0 क्या है। फिर एक बार आपका 0 पता चल जाएगा, फिर आपको ले जाया जाएगा यहाँ तक। दिस इज अ कंप्लीट जर्नी, और इसके अंदर हम बहुत सारे, ये जर्नी के अंदर आपको इतने सारे कोर्सेज हमने दे दिए, इतने सारे कोर्सेज, इसको आप आराम से देख सकते हो। जो भी हमारा सेशन जो 1-to-1 होगा उसमें डिसाइड होगा, उस जर्नी के हिसाब से हम आपका पूरा का पूरा पैकेज, पूरा का पूरा मॉड्यूल या पूरा का पूरा ग्रोथ पाथ तैयार करेंगे, जिससे आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। मुझे यहाँ पर रिव्यूज देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग न जानते हो कि किस तरीके का कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर रिव्यूज रख दिया है, जो कि आप देख सकते हो। रिव्यूज एंड रिजल्ट हमारे बहुत सारे, क्योंकि जो भी हमारा पूरा का पूरा पैकेज है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट क्या है? आपके 0 से आपका जो दिमाग में हीरो लेवल है वहां तक पहुंचना। या अगर आपको अपना हीरो लेवल नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका हीरो लेवल क्या है। सो दिस इज जर्नी फ्रॉम 0 to हीरो। तो एक्चुअली हमारा जो भी जर्नी का फीडबैक रहेगा वो यहाँ पर ऐड होता ही जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड। और अभी तक मुझे प्रूफ नहीं करना पड़े कि हमने सोशली में बहुत सारे लोगों की हेल्प की, और ये नंबर्स डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा। चाहे प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, चाहे ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे इनऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म हो, हमारा रिजल्ट प्रोडक्शन नहीं रुकने वाला, बिकॉज वी हैव दिस सिस्टमेटिक एडवांटेज एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेस, जिसके माध्यम से आप 0 to हीरो तक पहुंच सकते हो।
सो ये जो नंबर्स है ये बढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमें नहीं जानते, जो जानते हैं तो उनको पता ही है हाउ वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल कंटेंट, हाउ वी आर एलिवेटिंग द जर्नी ऑफ स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, कंटिन्यूअस लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कंटिन्यूअस लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसीलिए हम लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं ताकि आप कहीं पर जाओ, विच इज आवर मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव, दैट इज मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल करियर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको सर्टिफिकेट करवाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी का सिंपल मकसद ये है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बंडल हम आपको देते हैं उसका तो आप इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, लेकिन फ्यूचर में जो एडिशन होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, विच इज नेसेसरी एंड विच इज मस्ट, जरूरी है। एंड ऑल दिस कम्स अंडर अ सिंगल वन टाइम पेमेंट। एक ही बार आपको 0 to हीरो पैकेज को अवेल करना है, हासिल करना है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा एडवांटेज चालू ही रहेगा, कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। तो जुड़ना है दोस्तों सिंप्लीफाइड एकेडमी के साथ। आपने यहाँ पर सेशन देख लिया होगा बिल्ड ब्राइट, ये सेशन आपने कंप्लीट किया होगा, बाद में ही आगे बढ़ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग वीडियो यू कैन एक्सेस द लिंक गिवन बिलो। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे 0 to हीरो कोर्सेज वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। पेज के ऊपर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको देख सकते हो और एनरोल नाउ वाले पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि एक्शन आपको लेना है। मैंने हमेशा से बोला कम्युनिकेशन 2 तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेट किया कि आपको एक्शन लेना है, आपकी एक्शन में मदद करने के लिए हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इस पूरे के पूरे पैकेज को आपके सामने रखा है। और इसके लिए आप इस वाले कूपन कोड को अप्लाई कर दो, दैट इज हीरो, विच इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, विच इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो आपको अगर एक्शन लेने में झिझक हो रही है, अगर आपको एक्शन लेने में डर भी लग रहा है, तो उसके भी अंदर हमने आपकी हेल्प की है, उसमें भी मैं आपके साथ हूं बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर 0 to हीरो कोर्सेज। तो ये दोस्तों ध्यान रहे, मेरी तरफ से भी आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग हैं उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जितने भी आर्किटेक्ट्स फील्ड के अंदर है या इन जनरल कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, सबकी ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊं, एक अफोर्डेबिलिटी के साथ और एक मैक्सिमाइजिंग नॉलेज एंड स्किल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। मिलते हैं 1 to 1 वाले सेशन में, जहां पर आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी। उसमें किस तरीके से बुकिंग वगैरह कर रहा है वो आप उस सेशन को अवेल कर लीजिए। उसके बाद सारी चीजें आपको हमारी टीम की तरफ से भी जानकारी दी जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं सेशंस में। गुड बाय, टेक केयर।